शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 362 से। व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया। मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 30 से लेकर के 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 30 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वी ऐड फॉर रैपिड डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रैपिड करने के लिए हम लोग एक तो मिलाते हैं मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया और एक हम लोग मिलाते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो इसकी वजह से सॉलिड वेस्ट का डीकम्पोजिशन जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसको सही कर लेना बेटा, यहाँ पे ऑप्टिमम नहीं होगा, यहाँ पे होगा मॉडरेट। मॉडरेट टेम्परेचर क्या होता है मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया का? तो मॉडरेट टेम्परेचर मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया का होता है 20 से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इसका मॉडरेट टेम्परेचर होता है। व्हाट इज़ मिनिमम कंपोस्टिंग प्लांट कैपेसिटी। कंपोस्टिंग प्लांट की मिनिमम स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है 100 टन पर डे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में वाई pH ऑफ कंपोस्टिंग प्लांट शुड बी बिलो 8.5। कंपोस्टिंग प्लांट की pH रेंज 8.5 से कम क्यों होती है? तो कंपोस्टिंग प्लांट की pH रेंज 8.5 से इसलिए कम होती है ताकि उसमें से नाइट्रोजन और अमोनिया का हाश ना हो, वो नहीं जानी चाहिए। इस टेम्परेचर, इस pH से ऊपर जाने पर ये दोनों गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रह पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑप्टिमम pH रेंज ऑफ कंपोस्टिंग ऑपरेशन। कंपोस्टिंग करते समय ऑप्टिमम pH रेंज क्या होनी चाहिए? भाई 8.5 तो मैक्सिमम हो गई, तो pH रेंज क्या होनी चाहिए? तो pH रेंज होती है 4.5 से लेकर के 8.5 तक। ठीक है, ये कंपोस्टिंग प्लांट की ऑप्टिमम pH रेंज है, इस पर कंपोस्टिंग प्लांट मैक्सिमम वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास में 368। क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑप्टिमम मॉइस्चर रेंज फॉर कंपोस्टिंग ऑपरेशन। तो 55% तक मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए कंपोस्टिंग प्लांट में, ये इसका ऑप्टिमम रेंज है। व्हाट इज़ ऑप्टिमम पार्टिकल साइज रेंज फॉर कंपोस्टिंग ऑपरेशन। तो पार्टिकल्स को हमें बहुत छोटा 0.63 से लेकर के 2.54 सेंटीमीटर तक उसको ग्राइंड कर देना पड़ता है, तब जाकर के उसका सही से कंपोस्टिंग हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑप्टिमम एयर रेंज सप्लाई रेंज फॉर कंपोस्टिंग ऑपरेशन। तो ऑप्टिमम एयर सप्लाई रेंज फॉर कंपोस्टिंग ऑपरेशन इज़ 0.5 टू 0.8 मीटर क्यूब पर डे पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम के लिए प्रतिदिन 0.5 से 0.8 मीटर क्यूब वॉल्यूम गैस का ज़रूरी होता है, एयर का ज़रूरी होता है। ठीक है, व्हाट इज़ ऑप्टिमम pH रेंज फॉर कंपोस्टिंग ऑपरेशन। वापस से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका pH रेंज, ऑप्टिमम pH रेंज क्या हो गई कंपोस्टिंग ऑपरेशन के लिए? 4.5 से लेकर के 8.5 तक। ठीक है, देखो आगे। व्हाट इज़ सूटेबल कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इन कंपोस्टिंग प्लांट। तो कंपोस्टिंग प्लांट में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है 50 कार्बन पर 1 नाइट्रोजन। ठीक है, 50:1। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 373। व्हाट इज़ सूटेबल कार्बन फॉस्फोरस रेशियो। तो कार्बन फॉस्फोरस का रेशियो होता है 100:1। व्हाट इज़ हीटिंग वैल्यू ऑफ गार्बेज। तो बेटा दो चीज़ें हैं, एक तो है गार्बेज और एक है रबिश। तो गार्बेज की हीटिंग वैल्यू होती है 6 × 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। इतनी गार्बेज की अपने यहाँ पे हीटिंग वैल्यू है। और रबिश की कितनी है? तो रबिश की हो जाएगी बेटा 15 × 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। ये रबिश की होती है, मतलब रबिश की ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 376 377।
फॉर व्हाट गार्बेज टर्म इज़ यूज्ड। गार्बेज टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? अच्छा बेटा, आपको इसके आंसर सब आ भी रहे हों तो भी अच्छा है, नहीं आ रहे हो तो आप लोग देख लेना, लिख लेना। एक बात और है बच्चों, आप लोग है ना, ये नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, उस पर जुड़ जाना, सभी बच्चे जुड़ जाना, ताकि वहाँ अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है ना अवेलेबल, तो मुझसे बोलो, मैं तुम्हें नोट्स अवेलेबल कराता हूँ। और अच्छे से अच्छे तैयारी करो और सबका सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी आशा है भगवान से। तो बेटा देखो 376, व्हाट गार्बेज टर्म इज़ यूज्ड। गार्बेज हम लोग पुत्री सीबल के लिए यूज़ करते हैं। पुत्री सीबल मीन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। फॉर व्हाट काइंड ऑफ MSW रबिश टर्म इज़ यूज, तो ये हो जाएगी नॉन पुत्री सीबल, ठीक है, और इसका मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, अच्छा, जो गार्बेज है उसमें पुत्री सीबल का मतलब होता है फूड वेस्ट से। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। अगला क्वेश्चन देखें 378, विच हैव मोर हीटिंग वैल्यू, रबिश और गार्बेज। तो हमारे पास में आंसर तो अभी पता ही है, रबिश के लिए क्या थी 15 × 10⁻6 जूल पर किलोग्राम, और गार्बेज के लिए क्या थी 6 × 10⁻6 जूल किलोग्राम। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रबिश के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐसे लिए हैं ताकि बेटा मेरे लिए आसानी हो जाए। क्वेश्चंस मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, और उन सब क्वेश्चंस को देना बेटा बहुत मेरे लिए ऐसा हेप्टिक हो रहा है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए ना, ये सारे नए क्वेश्चन हैं, और जिस बुक में से आ रहे हैं वो इतना शानदार बुक का डाटा है, उसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। और ये पुराने वाले जितने भी पेपर के क्वेश्चन हैं वो भी उसी बुक के अंदर मोस्टली मेरे को मिले हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बुक के ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, ये तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। इसीलिए बच्चों, ये वाली जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये मत सोचना कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखे, हम कैसे करें। वन लाइन क्वेश्चन, मतलब एक ही बार में सटीक आंसर आपको याद हो, इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं होती है। ये तो 4 ऑप्शन देखने के बाद अपने आप ही याद आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ एनुअल वेस्ट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक एंड ट्रेड। एनुअल वेस्ट प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक एंड ट्रेड क्या होगा? तो बेटा ये हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए ये चीज़ भी कि 8.5% डोमेस्टिक ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से सॉलिड वेस्ट निकलता है। दूसरी बात, नीचे का क्वेश्चन देखो, एनुअल वेस्ट प्रोडक्शन फॉर इंडस्ट्रीज़ से 15.2% टोटल वेस्ट का वेस्ट निकलता है, 15.2%, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज से निकलता है एनुअली वेस्ट का परसेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनुअल वेस्ट प्रोडक्शन परसेंटेज फॉर थर्मल पावर स्टेशन। तो टोटल वेस्ट का 7.3% जो है वो थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है। फिर आ गया, व्हाट इज़ एनुअल वेस्ट प्रोडक्शन परसेंटेज फॉर माइनिंग। तो माइनिंग के लिए कितना हो जाएगा, माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा 67% एनुअल वेस्ट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 383 इज़ 383, वेर इज़ 383, यस दिस इज़, व्हाट इज़ एनुअल वेस्ट प्रोडक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से एनुअल वेस्ट कितना निकलता है, तो 2% एनुअल वेस्ट निकलता है। ये आंकड़े हैं बच्चों, क्योंकि सिंपल चीज़ें आजकल, मतलब अगर बाय द वे अगर पूछ ले तो तुम्हारी किस्मत है, पर अगर आंकड़े पूछ लिए तो ये चीज़ तुमको आनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 384 देखें। 384 क्वेश्चन है, इन इंडिया MSW वेस्ट प्रोडक्शन जनरेशन वेरीज इन विच रेंज। हमारे इंडिया के अंदर MSW की प्रोडक्शन रेंज क्या है? तो बच्चों ये हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि भाई ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और तुमको आनी चाहिए ये चीज़। तो 1 मिनट के लिए आप सोच लो कि क्या होगी हमारे इंडिया के अंदर एनुअल प्रोडक्शन वेस्ट प्रोडक्शन रेंज क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 0.2 to 0.5 किलोग्राम कैपिटा पर डे, इतना हमारे पास में वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। आ जाओ बायोमेडिकल वेस्ट में क्या आता है। तो जितना भी पैथोलॉजिकल वेस्ट है,
है ना, वो सारा बायोमेडिकल वेस्ट में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच काउंट इन विच टाइप ऑफ वेस्ट। तो ये किसका टाइप हो गया, ई वेस्ट का टाइप हो गया, ठीक है, ई वेस्ट का। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट इज़ जनरली ऑब्टेन फ्रॉम। रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ से निकलता है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ से निकलता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है, या फिर कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी हो तो वहाँ से रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरली ऑब्टेन होने का मेन सोर्स है। क्वेश्चन आ गया, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इंडियन सॉलिड वेस्ट वेरीज फ्रॉम। तो इसका भी आंसर आपको आना चाहिए। इंडियन सॉलिड वेस्ट का ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 800 से लेकर के 1500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ये है हमारे पास में कैलोरीफिक वैल्यू फॉर द इंडियन सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में 389। क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वेरीज फ्रॉम। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, भाई क्या बोल रहा है ये, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी अगर आपको देखनी है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि 150 से लेकर के 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है हमारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। क्वेश्चन है अगला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ MSW कंटेन कंबस्टिबल मैटर। तो कितना कंबस्टिबल मैटर होता है, 50% हिस्सा जलने लायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट यूज्ड इन एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट को कलेक्ट करने और ट्रांसपोर्टेशन में टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट हिस्सा काम में आता है, तो लगभग 75% हिस्सा इसी के काम में आता है। तो इसको कम करने के लिए हमारे पास में 3 तरीके होते हैं कलेक्शन के, 3 क्या 4 तरीके होते हैं, जिसमें एक तो होता है कम्युनल सिस्टम, दूसरा होता है ब्लॉक कलेक्शन, तीसरा होता है क्रैब साइड, और चौथा है डोर टू डोर। तो हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली कौन सा यूज़ होता है, तो हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली कम्युनल सिस्टम यूज़ होता है ना। पर जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इन्होंने एक और चीज़ कर दी है, क्या, ये कर दी है ब्लॉक कलेक्शन। ब्लॉक कलेक्शन कर दिया है ना, जहाँ हम लोग खुद गाड़ी के पास ले करके अपना कचरा डालने जाते हैं। तो व्हाट इज़ ब्लॉक कलेक्शन? ब्लॉक कलेक्शन इज़ दैट द प्रोड्यूसर विल ब्रिंग द वेस्ट टू द कार और टू द व्हीकल विच इज़ कलेक्टिंग द वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 394। क्रैब साइड कलेक्शन क्या है? कर्ब साइड कलेक्शन क्या है? कर्ब साइड कलेक्शन का मतलब है कि भाई जब इसके अंदर क्या होता है कि अपने घर के बाहर थैली रख देते हैं और थैली रखने के बाद में जो कलेक्टर्स हैं उसको लेकर के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रैब साइड कलेक्शन होता है। ये सिंपल जानकारी के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्रैब साइड कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 395। व्हाट काइंड ऑफ मैटर बर्न्ट इन इंक्यूबेटर? इंक्यूबेटर में किस तरह का मैटर जलाया जाता है? तो इंक्यूबेटर के अंदर जनरली कंबस्टिबल मैटर जलाया जाता है, उसमें से भी रबिश जलाया जाता है। इसमें बेटा एक करेक्शन करना पड़ेगा, इंक्यूबेटर नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंसिनरेटर, ठीक है। तो किस तरह का मैटर इंसिनरेटर के अंदर जलाया जाता है? तो जनरली कंबस्टिबल मैटर, और उसमें भी जो हमारा मैंने आपको बताया था रबिश ज़्यादा जलाया जाता है, क्योंकि रबिश जो है उसका आप भाई वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो उसको जलाने में ही काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सीवेज सिकनेस? सीवेज सिकनेस क्या होता है कि जनरली जो हमारी लैंडफिल साइट्स होती हैं उसका जो सीवेज निकलता है वो, या उसको बोल देंगे तुम लोग लिचाते बोलते हो, जब वो निकलता है तो वो जनरली मिट्टी में मिलता है और मिट्टी के बहुत बड़े बड़े ऐसे गुच्छे बन जाते हैं, जिसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन रुक करके वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन बंजर हो जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं सीवेज सिकनेस। व्हाट आर द मेन
टाइप्स ऑफ इंसिनरेटर। इंसिनरेटर के कितने टाइप है? पहली बात तो इंसिनरेटर के मेनली 2 टाइप्स हैं, ठीक है। वो दोनों टाइप कौन कौन से हैं? पहला तो है बैच टाइप इंसिनरेटर और दूसरा है कंटिन्यूअस टाइप इंसिनरेटर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। पहला तो है बैच टाइप और दूसरा है कंटिन्यूअस टाइप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेटलिंग टाइम ऑफ डाइजेशन इन मैनुअल कंपोस्टिंग सिस्टम। मैनुअल कंपोस्टिंग सिस्टम के अंदर, अब भैया देखो ये कंपोस्टिंग सिस्टम आपको आनी चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको दिन में भी, भाई जो भी इससे जुड़ा हुआ है मेरे से, उसके अंदर अपने टेलीग्राम चैनल पे उनको मैंने दिन में भी बोला था कि भाई आप लोगों को दिन में पढ़ाई कर लेनी है ताकि आप फटाफट से क्वेश्चंस कर सको। मेरे बोलने से पहले आपको मन में क्वेश्चन सोच लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये बोल रहा है कि सेटलिंग टाइम कितना है, ठीक है, या स्टेबलाइजेशन का टाइम कितना है, ओके, डाइजेशन का, ओके ना। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा क्या, 2 से लेकर के 5 वीक तक हम लोग छोड़ते हैं मैनुअल कंपोस्टिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीज़ोफाइल और थर्मोफाइल बैक्टीरिया डिकम्पोज वेस्ट एट विच टाइप ऑफ कंडीशन। तो मीज़ोफाइल और थर्मोफाइलिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा कौन सी कंडीशन में वर्क करते हैं? वो वर्क करते हैं आपकी एरोबिक कंडीशन के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेटा मैं मतलब ये अभी तुम्हारे लिए मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ इसलिए टिक कर पा रहा हूँ, बाकी मैं टिक नहीं कर पाता, ठीक है। क्वेश्चन है 400, फुल फॉर्म ऑफ BERI। BERI की फुल फॉर्म होगी तुम्हारे लिए, ये होगी भावलकर अर्थफॉर्म रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। भावलकर अर्थफॉर्म रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने क्या किया है? इसने एक वर्मी फ़िल्टर तैयार किया है। वर्म जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं उनको उस फिल्टर के अंदर डाला हुआ रहता है, और जब हम लोग उससे बार बार वेस्ट वाटर को निकालते हैं या सीवेज वाटर को निकालते हैं तो फिर वो एंड में अपने को एक साफ़ और क्लियर पानी दे देता है, जो कि इसका बहुत अच्छा मतलब एक उपाय माना जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। What is the best way of depositing refuse on land without creating nuisance on or hazard to public health? तो ये लैंड का यूज़ करना डिस्पोजिंग के लिए, तो ये तो आपको पता ही है। इसी का एक ही आंसर हो सकता है, सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स विल बी द answer, okay. Next question, how many phases are there in sanitary landfill operation? sanitary landfill operation में 5 phases होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, what is the first phase of sanitary landfill operation? sanitary landfill operation का पहला जो स्टेप है, पहला फेज़ है, उसमें क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया डन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एक्टिविटी या एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओके। व्हाट इज़ द सेकंड फेज ऑफ सैनिटरी लैंडफिल ऑपरेशन? टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इसके अंदर एसिडोजेनिक एक्टिविटी होती है। एसिडोजेनिक एक्टिविटी, एसिडोजेनिक एक्टिविटी की वजह से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एनएरोबिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। एनएरोबिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये दोनों गैसेस बनती है। और दूसरी बात, एनएरोबिक एक्टिविटी की वजह से जो डिपोजिशन है या यूँ बोले जो टूटना है या डिग्रेडेशन है, वो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थर्ड फेज ऑफ सैनिटरी लैंडफिल ऑपरेशन? तो थर्ड फेज़ में क्या होता है? मिथेनोजेनिक एक्टिविटी होती है, मिथेनोजेनिक एक्टिविटी। और मिथेनोजेनिक एक्टिविटी में कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम इसी के आगे होगा। क्वेश्चन ये डाल रखा है मैंने, फोर्थ फेज़ क्या है सैनिटरी लैंडफिल का? तो जो हमारी मिथेनोजेनिक एक्टिविटी है वो
स्टेबल हो जाती है, मिथेनोजेनिक एक्टिविटी बिकम्स स्टेबल। और फिर क्वेश्चन है फिफ्थ फेज क्या होता है, तो मिथेनोजेनिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। और मिथेनोजेनिक एक्टिविटी का स्टॉप होना बताता है कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था उसका डिग्रेडेशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ गुड फॉर लैंडफिल ट्रीटमेंट। तो अच्छा ट्रीटमेंट के लिए किस तरह की सॉइल चाहिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक तो सैंडी या लोमी या एल्यूवियल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ये सॉइल क्यों चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे जो ट्रीटमेंट से निकलने वाला वेस्ट है वो आसानी से नीचे रिस जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। आगे देखो ना, सैंडी सॉइल के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ी होती है, वो तो फटाफट से नीचे भेज देती है उसको। व्हाट कंडीशन ऑफ वाटर टेबल इज़ गुड फॉर लैंडफिल ट्रीटमेंट। तो वाटर टेबल कैसी होनी चाहिए, वाटर टेबल होनी चाहिए डीप वाटर टेबल होगी तभी वहाँ उस जगह पर लगाना सही रहेगा। डीप वाटर टेबल होनी चाहिए। उसके अलावा जो रेनफॉल है वो कम होना चाहिए ताकि लोगों को पानी की ज़रूरत पड़े और उसी सीवेज का ट्रीट करके हम लोग फार्मिंग में दे सके, ठीक है ना। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आपको पता होना चाहिए। अगला देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स वर मेड इन इंडिया। अभी तक 3 बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स बन चुके हैं। बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998, फिर बना है उसके बाद में 2011 में, और उसके बाद अभी बना है 2016 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2000 जैसे 1998 में जो बना था उसके अंदर कितने अमेंडमेंट आ चुके हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर 2 अमेंडमेंट आए थे, ठीक है, 2 अमेंडमेंट आए थे। तो 2 अमेंडमेंट कौन कौन से साल में आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग बताना कि 1998 के 2 अमेंडमेंट कौन से थे। उसके बाद में अभी 2016 वाले में भी 2 अमेंडमेंट आ चुके हैं। 2 अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, 2018 में आया है एक, और एक 2019 के अंदर आया है। चलो 1998 वाला का भी देख लो। 1998 में एक तो 2000 में आया था और एक 2003 के अंदर आया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी यहाँ मुझे देनी है कि जो 1998 में आया था इसके अंदर मेनली 10 कैटेगरी थी बायोमेडिकल वेस्ट की। 2011 में जो आया था उसके अंदर 8 कैटेगरी थी बायोमेडिकल वेस्ट की, और 2016 में जो आया है उसमें 4 कैटेगरी है बायोमेडिकल वेस्ट की। तो इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे कैटेगरीज कम हो गई है, ठीक है। और जो 4 कैटेगरीज हैं वो 4 कलर से डिफाइन करी है इस बार, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इन्हीं के से रिलेटेड क्वेश्चन है तुम्हारे पास। क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट वर इन 1998 रूल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 कैटेगरी थी। 2011 में कितनी थी, 8 कैटेगरी थी। फिर 2016 में कितनी कैटेगरी हो गई, तो 4 कैटेगरी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट किलोग्राम बेड पर डे इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में 1 से लेके 5 किलोग्राम पर बेड पर डे हमारा BMW निकलता है। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ BMW किलोग्राम पर बेड पर डे इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कितना निकलता है, 1.2 निकलेगा, ठीक है। आगे देखो बहुत कम है इंडिया के अंदर दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में। तो अगला देखो ये आ रहा है, व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ BMW पर डे इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इन 2014-15। तो इंडिया की 2014-15 में MOEFCC ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग 4.16 टन्स ऑफ BMW पर डे निकालते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, ये नहीं, 417 है। व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस एंड हजार्डस BMW। तो देखो
ये पता होना चाहिए तुम लोगों को कि 75 से 85% तो है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस होता है 10 to 15% और हजार्डस इसमें 5 से लेकर के 10% तक रहता है। ठीक है, ये तीनों भी याद रख लेना, इस बार ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर 4 Rs? क्या 4 Rs कौन कौन से हैं बायोमेडिकल वेस्ट हिरार्की के अंदर? तो आपको ही बताना ही है कि कौन कौन से हैं, मन में बता दो। रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल और रिकवर, है ना। अब इसके अंदर क्या आ गया, चौथा है इसमें रिकवर। ठीक है ना, डिस्पोजल हटा दिया इसके अंदर, डिस्पोजल इसमें काउंट नहीं होगा। ओके, आगे देखो, व्हाट आर 4 कलर ऑफ स्टोरेज बैग इन हेल्थ केयर यूनिट्स? 4 कलर इन स्टोरेज बैग इन हेल्थ केयर यूनिट्स आर येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर इन येलो बैग? तो येलो बैग के अंदर किस तरह के कंटेंट को हम लोग रखते हैं? तो इसके अंदर बायो हेजार्डस और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस को रखा जाता है, या यूँ बोल लीजिए कि इसके अंदर जितने भी इन्फेक्शियस जितने भी इन्फेक्टेड जो सब्सटेंसेस है ना, जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, वो इसके अंदर रखे जाएंगे। नेक्स्ट आ गया, व्हाट टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर इन रेड बैग? तो रेड बैग के अंदर किस तरह के सब्सटेंसेस को रखा जाता है? तो रेड बैग के अंदर हम लोग रखते हैं रिसाइक्लेबल और कंटेमिनेटेड वेस्ट को रखा जाएगा। ओके, जिसका कि डिस्पोजल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर इन वाइट बैग? तो वाइट बैग के अंदर हम लोग किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं? शार्प वेस्ट को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास में, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज स्टोर्ड इन ब्लू बैग? ब्लू बैग में किसको रखेंगे? तो ब्लू बैग के अंदर रखेंगे हम लोग ग्लासवेयर्स को रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजिशन इन सॉइल इज मोस्टली कैरिड आउट बाय विच बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया कौन सा होता है सॉलिड वेस्ट के अंदर? तो इसमें होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। इस फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की वजह से ही हमको डिकम्पोजिशन जब करते हैं तो उस समय हमें क्या पीएच की रेंज जो है वो 8.5 से कम रखनी पड़ती ताकि उसमें नाइट्रोजन और अमोनिया स्टोर रहे। ठीक है, इसके अलावा अभी ये लास्ट में जाते जाते तुम्हारे लिए 4 क्वेश्चन और हैं कि ये जो येलो, रेड, वाइट और ब्लू कलर के जो बैग के अंदर जो कंटेंट था, उस कंटेंट को तुम किस तरीके से डिस्पोज करोगे। ठीक है, सबके इंडिविजुअल डिस्पोजल मेथड तुम्हें याद होने चाहिए। यहाँ पर अभी मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बायोमेडिकल वेस्ट के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अभी मेरे पास में ढेरों क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, जिसके अंदर अभी हम लोग ई वेस्ट को लेंगे और हेजार्डस वेस्ट को लेंगे, प्लास्टिक वेस्ट को लेंगे। तो अभी लगभग 75 क्वेश्चन के करीब ये हैं। इसके अलावा अभी मैं रात को बैठ करके और बनाऊंगा, जो मोस्ट प्रोबेबली, अभी वादा तो नहीं कर सकता, पर मोस्ट प्रोबेबली सुबह 10 बजे से पहले आपको और मिल जाएंगे। तो भैया यही अभी रखो और फिर अपन वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैंने जो आपको बताया है आप फॉलो ज़रूर, आप उसके अंदर ज़रूर जुड़ जाना। आप नीचे लिंक हर एक वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो उसके अंदर जुड़ करके आप भी लाभान्वित होएं। आपको जो भी टॉपिक नहीं मिल रहा है उसका मुझे आप बोल दीजिए, मैं उसका जो अगर मेरे से हो सकेगा तो PDF में आपको डाल दूँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पढ़ने में। ठीक है।